आप सबको पता है पीएससी के प्रीलिम्स में हमारे पास जो इतिहास का सेगमेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है और आप सबको पता है कि इस सेगमेंट से लगातार 15 से लेकर के 20 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं। तो उस चीजों को समझेंगे हम लोग। अब जैसा कि आप सबको पता है, अगर आप लोगों ने पिछले कुछ वर्षों के प्रश्नों को देखा होगा, इतिहास में कौन सा सेगमेंट है जो काफी महत्वपूर्ण है। आप सबको पता है इतिहास में नॉर्मली हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं भारत का इतिहास और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग विश्व का। भारत का जो इतिहास है इसका 3 पार्ट है, प्राचीन काल, मध्य काल और आदिकाल, और एक पार्ट है जो जुड़ा हुआ है तीनों से, वो है कला और संस्कृत। तो इस प्रकार इतिहास में कुल मिला करके 5 सेगमेंट हो गए, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय इतिहास के कला और संस्कृति के पहलू, और 5वां टॉपिक है हमारा विश्व का। तो विश्व का इतिहास है, ये आपको पता है कि विश्व का इतिहास ये प्योरली मुख्य परीक्षा का विषय है, इससे प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न नहीं हो। अब बचा सवाल भारत का इतिहास, प्रारंभिक, मध्य और आधुनिक। आधुनिक भारत का इतिहास जो है इसमें दोनों पार्ट, एक है ब्रिटिश भारत का इतिहास और दूसरा है स्वतंत्रोत्तर भारत का इतिहास, तो उसको हम आधुनिक पे रखें। तो इसमें से कौन सा पार्ट है जो मुख्य परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? कि अभी आपने देखा होगा पिछले साल के प्रश्नों को, तो पिछले साल के प्रश्नों को आपने देखा होगा, तो आज की डेट में हम नहीं कह सकते मॉडर्न इंपॉर्टेंट है, आधुनिक इंपॉर्टेंट है, मध्यकाल इंपॉर्टेंट है या प्राचीन काल या कला। इनफैक्ट जिस प्रकार से पीएससी की प्रवृत्ति, यूपीएससी का फुल फॉर्म तो आप सबको पता ही होगा। एक तो यूपीएससी का फुल फॉर्म है जो आधिकारिक वाला है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, उसको छोड़ दीजिए। एक है उसका अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, मेरे हिसाब से हमारे लिए पूरा का पूरा जो है भारत का इतिहास, हमें इसी भाव से प्राचीन भी पढ़ना है, मध्य भी पढ़ना है और आधुनिक भी पढ़ना है। कंप्लीट कोई भाव ऐसा नहीं है कि हम प्राचीन को बहुत शॉर्टकट पे निकल ले, मध्य को चूंकि शॉर्टकट पे निकल ले और आधुनिक पे नहीं। मेरे साथ पढ़ाई मैंने पिछले बार भी पढ़ी, थॉरो स्टडी करेंगे, थॉरो समझेंगे। समय सीमा की हमारे पास कोई कमी। और मुख्य परीक्षा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मुख्य परीक्षा के संदर्भ में ये संपूर्ण इतिहास है, ये संपूर्ण इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो भारत का इतिहास हो, विश्व का इतिहास हो और कला और संस्कृति। एक्चुअली पिछले प्रश्नों के आप देखेंगे प्रारूप को पिछले कुछ वर्षों के, तो इसमें आप देखिएगा कि कला और संस्कृति के नाम पे ये समाज, धर्म, हमारी परंपराएं, किसी भी एरिया से प्रश्न पूछ सकते और पूछते आ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि जिन बच्चों का ऑप्शनल हिस्ट्री है उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं है तो उनको भी बहुत सरलता से इतिहास को हम लोग कैसे समझेंगे और कैसे समझाएंगे इस पे बात। ठीक है, तो ये बात समझिए। फिर से एक बार मैं स्टार्ट करूं, जितनों ने लिख दिया कि देखिए इतिहास के 2 पार्ट, एक है भारत का इतिहास, दूसरा है विश्व का इतिहास। ये जो इतिहास का पार्ट है, विश्व का इतिहास, ये सिर्फ परीक्षा से संबंधित है। भारत की इतिहास पार्ट प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, और जो चौथा एस्पेक्ट है ये है कला और संस्कृत। फाइन, तो हम लोग स्टार्ट कहां से करें? अब आपका चॉइस है कि समझ के विकास के लिए हम लोग कहां से स्टार्ट करें। सबसे पहले करेंगे प्राचीन, फिर मध्यकाल और फिर आधुनिक काल। लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि इतिहास है कैसा भी, और इतिहास का जो विभाजन खंडों में है ये, और फिर उसके आधार पे पूरे सेगमेंट को समझ। फाइन, देखिए इतिहास जो विषय है ये बड़ा सरल विषय है, बहुत सरल, और लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग भी है। मतलब इतिहास के नाम पे हम छात्र छात्राओं को, स्टूडेंट को इतना बेवकूफ बनाया जाता है कि मैं आपसे क्या। सामान्यतः कहते हैं इतिहास का मतलब क्या है। बहुत बार लोग कहते हैं कि सर इतिहास का मतलब है अतीत का। बड़ा सरल है, बचपन से समझते आ रहे हैं। इति मतलब बीती और हास मतलब कहानी, तो बीती हुई कहानी को इतिहास कहते, जो कहानी बीत गई तो वो इतिहास होगा। चलिए मान लिया हम, लेकिन फिर यूपीएससी में क्या ये इतिहास का जो व्याख्या है क्या इतना सरल? थोड़ी सी जटिलता है यूपीएससी के संदर्भ में, समझ क्या है। तो आप सबको पता है कि इतिहास में क्या होता है। तो इतिहास में आप देखेंगे तो इतिहास के नाम पे हमें पढ़ाया क्या जाता है। क्या इतिहास के नाम पे हमें राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति विज्ञान
विज्ञान कह लीजिए, प्रशासनिक प्रणालियां, राजनीतिक प्रणालियां, राजाओं की नीतियां पढ़ाई जाती थी, नहीं पढ़ाई जाती है? यस नो? यस बताइए। क्या इतिहास के नाम पे हमें अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, नहीं पढ़ाई जाती? पढ़ाई जाती। इतिहास के नाम पे समाज के लिए समाजशास्त्र एक विषय वो पढ़ाते नहीं पढ़ाते? वो भी पढ़ाते हैं। इतिहास के नाम पे धर्म और दर्शन ये पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। इतिहास के नाम पे हम लोगों को विद्या, शिक्षा, विज्ञान पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। इतिहास के नाम पे जो हमारे तकनीकी विकास है ये पढ़ाई होती है, नहीं होती है? तमाम चीजें हैं जिनके लिए अलग अलग चीजों को हम लोग पढ़ते हैं इतिहास के संदर्भ। तो फिर इतिहास कहाँ है? क्या है इतिहास? यूपीएससी में हमें इतिहास में क्या पढ़ना है भाई? राजनीति विज्ञान है तो आप राजनीति शास्त्र में पढ़ाई करिए, इकोनॉमिक्स की बात है अर्थव्यवस्था में पढ़ाई करिए, अर्थशास्त्र में पढ़ाई करिए। तो फिर इतिहास कहाँ? यूपीएससी में इतिहास का क्या तात्पर्य है? तो देखिए इसको समझिए, इतिहास का मतलब क्या है। तो इतिहास विषय के अंतर्गत यूपीएससी के संदर्भ में हमें क्या करना है? तो पहली बात जो ध्यान रखिए, एक तो बात होती है कालखंड, किसी भी कालखंड की। जैसे आप देखें तो यहाँ पे हमने एक सरलीकृत करके 3 कालखंड को बांट रखा है, एक प्राचीन काल, मध्य काल, एक आधुनिक काल। किसी भी कालखंड की हम बात कर सकते हैं या इस कालखंड के किसी उपखंड की बात कर सकते हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक काल है, मौर्य काल है, दिल्ली सल्तनत, मुगल जो भी है। तो इतिहास में पहली बात है किसी भी कालखंड जो भी परिवर्तन हो रहे हैं किसी भी कालखंड में, उसके परिवर्तन को हम लोग इस पे देखते हैं क्या हो रहा है। एक सिंपल सा सवाल है इस पे, एक चीज तो क्या है कि एक ये देखना है कि किसी भी कालखंड में किसी भी सेगमेंट में क्या परिवर्तन हो रहा है। राजनीतिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, समाज में क्या परिवर्तन हुआ। दूसरी बात, तीसरी बात, उस परिवर्तन का परस्पर प्रभाव क्या, परस्पर प्रभाव। ठीक है, तो पहली बात क्या है, किसी भी कालखंड में क्या परिवर्तन हो रहा है, और दूसरी बात क्या है कि इसका दूसरे पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा। ठीक है, अब समझिए इसको अलग तरीके, ये तो एक सामान्य सी बातें लिखेंगे हम लोग। सपोज करिए कि राजनीतिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन हुआ, सपोज राजनीतिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन हुआ, यहाँ एक राजा के स्थान पर दूसरा राजा, एक प्रधानमंत्री के स्थान पर दूसरे प्रधानमंत्री, तो उसका इंपैक्ट अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? यस नो बताएं? पड़ेगा। उसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? उसका प्रभाव धर्म दर्शन पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? उसका प्रभाव शिक्षा, विज्ञान, तकनीक पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, सब पे पड़ेगा। फाइन। उसी प्रकार से किसी भी सेगमेंट में परिवर्तन हुआ, जैसे धर्म दर्शन में परिवर्तन मान लिया। आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक काल के खत्म होने के बाद जब महाजनपद काल आरंभ हुआ तो वहां पर धर्म का स्वरूप बदल गया, धर्म का प्रारूप बदल गया, और वहां पर एक नास्तिक संप्रदायों का उद्भव हुआ, विकास। बौद्ध और जैन जैसे धर्म जो है वो तो वैसे धर्मों के उद्भव से, वैसे धर्मों के महत्वपूर्ण होने से क्या राजनीति पे इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? समाज पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? विद्या पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तकनीकी पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? सब पर पड़े। उसी प्रकार तकनीकी विकास, इस तकनीकी विकास का प्रभाव कहाँ नहीं पड़ेगा आप बताएं? जैसे अभी आपको पता है कि हम और आप, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, पता ही, लेकिन पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं कौन कहाँ बैठे हैं, क्लास में एक दूसरे से चुहलबाजी भी नहीं हो पा रही। हाँ, नहीं तो क्लास में जो ऑफलाइन क्लास में आ जाइए तो कुछ ना कुछ ड्रामे चलते रहते हैं। तो ये तकनीकी है। जैसे आप लोगों ने, जैसे एक हम लोग का जो दौर था, हम लोग जो बचपन में अपनी जर्नी स्टार्ट किए, तो एसटीडी का एक फेज स्टार्ट हुआ था। पहले वो चोगा था, घुमाने वाला, ट्रेन करता था, फिर उसके बाद एसटीडी कॉल आया, फिर पेजर का कॉल आया, फिर मोबाइल फोन आया, फिर मोबाइल फोन में स्मार्टफोन आया। इतना स्मार्ट हो गया, सोच हम लोग से ज्यादा स्मार्ट, सबसे मतलब मानव से भी आगे बढ़ गई, एक क्रांति हो गई, संचार क्रांति। तो इस संचार क्रांति का प्रभाव कहाँ नहीं पड़ा आप बताएं? क्या इस संचार क्रांति का प्रभाव राजनीति पड़ा, नहीं पड़ा? आप में से कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है, जैस्मिन रिवॉल्यूशन, जैस्मिन क्रांति? सुना है किसी ने जैस्मिन क्रांति? सुना है? तो बेटा सुनिए ना, मैंने लिख दिया है तो साथ गूगल करिएगा, ये सबको गूगलाइए। ये जैस्मिन क्रांति है जिसका पूरा का पूरा श्रेय किससे जाता है? तो संचार की वजह से होता है। आज की डेट में सूचनाएं कितनी तेज फास्ट करती है। आज जिस प्रकार से जो एक परिवर्तन हो रहा है, उस तकनीकी परिवर्तन का आप देख ही रहे, देश दुनिया समाज पे कैसे तकनीकी, पहले जो है मिसाइल चलता था, अब बिल्कुल मिसाइल गाइडेड होने लगे तकनीकी की वजह से। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे तकनीकी विकास होगा उसका प्रभाव राजनीति पड़ेगा, क्रांतियां होंगी। अचानक से आप सारी चीजें जो है एक दूसरे को सूचनाओं का आप वीडियो कॉल कर दीजिए और
फेसबुक लाइव होके आप चले जाइए किसी के पास, देखिए पुलिस वाला तक हड़क जाएगा, राजनेता हड़क जाएंगे, कितने राजनेता निकल लेते हैं इस संचारी क्रांति की वजह से। ठीक है, तो ऐसे में इस तकनीकी विकास का प्रभाव अर्थव्यवस्था पे भी पड़ेगा, इसका विकास समाज पे भी पड़ेगा, इसका विकास धर्म पे पड़ेगा। तो देख रहे हैं एक संबंध है, एक अंतर निर्भरता है, सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए। और मजे की बात, यहाँ पर हम अगर बात किसी भी कालखंड की करेंगे तो उसके परिवर्तनों का प्रभाव अगले कालखंड पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा। वैदिक काल के जो परिवर्तन है उसका प्रभाव महाजनपद काल पे पड़ेगा, उस पर पिछले का भी है। तो ये जो अंतर निर्भरता है, परस्पर निर्भरता है, यही हम लोग को समझने की आवश्यकता है। और एक बार जब आप समझना शुरू कर देंगे, इतिहास में रटने की जो प्रवृत्ति है वो अपने आप क्या हो जाएगी, कम। तो एक पंक्ति लिखिए, इतिहास मानविकी विषयों में इतिहास विषय के अंतर्गत हम विगत के किसी भी काल खंड में हुए किसी एक क्षेत्र में हुए परिवर्तन तथा उसका अन्य क्षेत्रों पर पड़े प्रभाव का अध्ययन, मूल्यांकन, विश्लेषण इत्यादि करते हैं। अध्ययन की यह विधा को अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन प्रणाली कहते हैं। क्षेत्र का मतलब क्या है, राज्य क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, धर्म और दर्शन का क्षेत्र, विद्या शिक्षा विज्ञान का क्षेत्र, तकनीकी विकास इत्यादि सारे हो गए। मानव के जीवन से जुड़े तमाम क्षेत्र की हम लोग इसमें चर्चा। क्लियर है ये पॉइंट? तो अतीत का अध्ययन सिर्फ अतीत का सतही अध्ययन नहीं, बल्कि हमें ये विश्लेषण करना है क्या हुआ, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ। पॉइंट। और बड़ा सरल है, इसमें एक बार आप अध्ययन करने लग जाएंगे तो आपको अध्ययन करने में, विश्लेषण करने में आप स्व मूल्यांकन कर सकते, स्व विश्लेषण कर सकते। पॉइंट।